नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को ऐसा हवाई अड्डा समर्पित किया जैसा कई मायनों में आज तक इस देश में नहीं था। आज ही नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन भी किया, जो एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के आयोजनों में से एक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है। 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। मतलब सुबह मेक इन इंडिया पर बात और दोपहर में शानदार वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डा देश को समर्पित। मुंबई मेट्रो के तीसरे फेज का उद्घाटन ये मोदी के विकास का एजेंडा है। तय समय में योजनाओं का और या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो तो इनकी आधारशिला रखकर उसका सबसे ज्यादा उद्घाटन करने वाला पहला प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मोदी विरोधी हैं, जिन्हें हर हाल में मोदी को हटाना है। लेकिन सवाल है कि आपने जनता के सामने मोदी के विजन से बेहतर विकल्प रखा क्या है? वोट चोरी जिसका जमीन पर कोई खास वजूद नहीं है, संविधान की हत्या, लोकतंत्र खत्म हो गया जैसा नैरेटिव जिसका कोई असर नहीं है, और तो और आपस में एकजुटता भी नहीं नजर आ रही। बिहार में जहां करीब 7.5 करोड़ डायरेक्ट वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वहां तेजस्वी को सीएम मानने के लिए राहुल गांधी अभी तक तैयार नहीं नजर आ रहे। कोई है जो बिना सहमति के ही खुद को स्वयंभू डिप्टी सीएम अनाउंस कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आई है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए कैंप। दोनों तरफ छोटी पार्टियां मन मुताबिक सीट के लिए परेशान हैं। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों का दावा है कि उनके यहां सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे में सवाल है, मोदी और मोदी विरोधी दोनों के सामने छोटी पार्टियां बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं क्या? और सवाल ये भी है कि मोदी का विजन है, विरोधियों के पास क्या है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के लिए मुसीबत प्रशांत किशोर ने ज्यादा बढ़ा रखी है। चंद दिन पहले प्रशांत किशोर ने राघोपुर में भी चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब खबर है कि तेजस्वी यादव 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर के अलावा फुलपरास में भी उनके लड़ने की चर्चा हो रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि फुलपरास के जरिए आरजेडी मिथिला में अपने खोए वजूद को वापस पाना चाहती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी को राघोपुर से हार का डर सता रहा है? लेकिन महागठबंधन वाले ही तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार क्यों नहीं है? सुनिए मोदी विरोधी खेमे में क्या क्या कहा जा रहा है। इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के अभी कहते हैं सामूहिक सीएम की कैंडिडेट नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पार्टी हाईकमान क्या नोटिस लेती है। तेजस्वी जी सम्मानित नेता हैं, सबसे बड़े आपके यहाँ बिहार में माना जाए उनको। लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो जब सर्वदलीय बैठक होगी चुनाव के बाद वो तय करेगी। कांग्रेस ये अभी नहीं मान रही है। कांग्रेस की बात अलग। कांग्रेस जो है हमेशा से, चाहे खुद का चुनाव हो, जहाँ पे खुद सरकार बनानी हो, वहाँ भी मुख्यमंत्री का चेहरा कभी बताती नहीं है। डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी मुकेश सहनी की है। देखिए,
मैं जो काम कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि अपने लोगों को भलाई के लिए लोग हमारे साथ रहे। इसके लिए मैं डिप्टी सीएम चाहता हूं कि मेरी सरकार में मेरा हिस्सेदारी पोजीशनिंग ये हो। यानी कि डिप्टी सीएम तय है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि मेरा हक बनता है, मैं तो बनूंगा ही। सीएम का अता पता नहीं। कांग्रेस तेजस्वी को मानने को तैयार नहीं है। बाकी पार्टियां, छोटी पार्टियां सीटों से परेशान हैं। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए एक राय तो दूर, सीट शेयरिंग पर भी तस्वीर साफ नहीं है। कल तेजस्वी यादव के घर रात भर बैठक हुई। आज कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पाई। इस बीच लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस को ज्यादा सीट देने पर अपनी नाराजगी ऑलरेडी जता दी है। सुनिए सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद क्या कह रहे हैं। जिसका जो सामाजिक आधार है उसके अनुपात में सीटों का बंटवारा होना चाहिए, ठीक ना। और जिसका जो माने स्ट्राइक रेट है, अब तो 19 सीट मिली थी पिछले दिनों, लेकिन 19 में हम लोग 12 जीते। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और वो लोग 19 जीते। लोकसभा चुनाव में हम लोग को 3 सीट मिली और हम लोग 2 जीते। सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं, जब तेजस्वी के सामने आरजेडी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। आरजेडी कार्यकर्ता मसौड़ी से आरजेडी विधायक रेखा देवी को फिर से टिकट ना देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब चंगा है, यहां भी महाभारत मचा हुआ है। जितिन राम मांझी न्याय में आधा नहीं तो 15 ग्राम यानी 15 सीटें मांग रहे हैं, नहीं तो लड़ेंगे ही नहीं। राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों का सहारा भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ एलजेपी के नेता और मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान ने भी बीजेपी के सामने डिमांड रख दी है। कल चिराग की बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी हुई। आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर खगड़िया में चिराग ने हुंकार भरते हुए कहा कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। सीट शेयरिंग के सवाल पर चिराग कह रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। सुनिए चिराग पासवान। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। 2 ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल है कि क्या चिराग लक्ष्मण रेखा पार कर जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी है, लेकिन दोनों कर रहे हैं कि इधर ठीक है उधर दिक्कत है। दोनों अपने घर का जायजा चुपचाप कैसे कर रहे हैं, ये खुद सुनिए। उसका जो आंख दिखा रहा है कि 15 से कम नहीं लेंगे, कोई कह रहा है 25 से कम नहीं लेंगे, कोई के मनाने के लिए पहुंच रहे हैं घर पर। अब लगा हुआ है आग घर में चिराग में आग लगा हुआ है, और इधर जो है इधर देख रहे हैं आप इंडिया ब्लॉक की तरफ। यहाँ कोई बोला क्या कि नीतीश कुमार हमारे नहीं? वहाँ मुख्यमंत्री का नेता का तय नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कह रहा मैं बनूंगा ही। इन सब से अकेले ओवैसी साहब दिख रहे हैं। मैंने शायद पहली बार राजनीति में किसी इतने बड़े नेता को बार बार खुद को गठबंधन में शामिल करने की अपील करते देखा है, लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि ओवैसी के नाम पर मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। वजह मुस्लिम वोट बैंक है। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर की भूमिका में है। 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल में है। 11 सीटों पर 40%, 7 सीटों पर 30 से 40%, जबकि 27 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर है। ओवैसी कल तक बिहार दौरे पर रहे, सीमांचल में कई रैलियां भी की और इस दौरान तेजस्वी यादव पर हमला किया। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। सुन लो तेजस्वी,
सुन लो राजग के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको अवैसी रफ्तार ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, सीट शेयरिंग से सीएम पद तक तकरार, क्या ऐसे मोदी नीतीश की जोड़ी को रिप्लेस कर पाएंगे राहुल तेजस्वी? कांग्रेस क्यों तेजस्वी को सीएम फेस बनाने में अभी तक तैयार नहीं? क्या गठबंधन सिर्फ कुर्सी के लिए बंधन है? और सवाल नंबर 3, ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करने का खामियाजा भुगतेंगे तेजस्वी यादव? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, तुषार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर अनवर पाशा प्रवक्ता है आरजेडी के, फराज किदवाई प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। तो आज सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी अनवर पाशा जी से। अनवर पाशा जी से, क्या आपकी मोहब्बत रंग लाई है कि एक दूसरे को भाई भाई कहने वाले आज एक दूसरे के नाम पर मोहर लगाने को तैयार नहीं है? तेजस्वी जी बड़े दल के बड़े नेता हैं बिहार में, तो राहुल गांधी की पार्टी को उनके नाम पर मोहर लगाने में दिक्कत क्या है? सीएम फेस कहने में दिक्कत क्या है? अनवर पाशा जी, ये मोहब्बत है या बस कारोबार चल रहा है कि बाद में तय होगा? क्या हो गया? नाविका जी, मोहब्बत हमेशा नफरत से बेहतर हुआ करती है। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, नफरत की नहीं। आपने जब शुरू किया था अपना कार्यक्रम तो आपने प्रधानमंत्री जी की बड़ी महिमा मंडन आपने की थी। बिल्कुल कीजिए, प्रधानमंत्री की महिमा मंडन करना चाहिए। आपने उनके विजन की बात की थी। 2024 में जनता ने उनके विजन का जवाब दे दिया था। उससे आगे कुछ कहने की जरूरत और नहीं है। रही बात बिहार की, बिहार में हमारी पार्टी और या गठबंधन जो है उसके स्टैंड की बात आपको रही। आपने देखा कि अब तक किस तरह से ये गठबंधन सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं बना हुआ है। हमारा ये गठबंधन जो है वह एक सैद्धांतिक गठबंधन है, विचारधारा पर आधारित गठबंधन है। हमारी जो कोशिश है वो एक सोशल जस्टिस की एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश है, वो हमारी विचारधारा है। सर्वधर्म संभाव हमारी विचारधारा है, उसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, अपराध को रोकना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे चीफ जस्टिस के साथ क्या हुआ, किन लोगों की तरफ से जूता फेंका गया। चीफ जस्टिस जिस तरह से एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, उनका जिस तरह से अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर जूते फेंकने की कोशिशें की गई, हम इस तरह की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम ऐसी मानसिकता बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी जी तो खुद आकर कह चुके हैं वो सीएम है और जनता चेंज मेकर बनेगी, लेकिन उनको सीएम मान कौन रहा है? आपने मोदी जी की बात कही, महिमा मंडन की बात कही, मैंने तो फैक्ट्स बताए। आपको ये महिमा मंडन लगता है तो पब्लिक कर ही रही है, 3 बार चुन चुकी है। 2024 में भी जवाब दिया था, और जवाब दिया था तो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया, इंडिया गठबंधन को नहीं बनाया। लेकिन सुधांशु जी, ये इनके दुख हैं या ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमेशा इधर उधर की बात करते हैं? क्योंकि इनके गठबंधन में मुख्यमंत्री तय नहीं है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तय है, और उधर मोदी को चैलेंज करने की बात करते हैं। नाविका जी, मैं मतलब सीएम तय नहीं है, डिप्टी सीएम तय है, मतलब दूल्हे का पता नहीं है। सहवाला तैयार है कि कोई भी दूल्हा होगा मैं तो सहवाला बनूंगा। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है तो अनवर पाशा साहब 2024 नहीं, याद करिए कल ही प्रधानमंत्री जी ने अनवरत गुड गवर्नेंस के 24 साल पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। वो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम बने थे और भारत
भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लगातार 24 साल जनता का जनादेश मिला हो, यानी 3 बार लगातार सीएम और उसी निरंतरता में, यानी इन दैट कंटिन्यूटी, उसके बाद 3 बार लगातार पीएम। उसके बाद अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो, दूसरी तरफ विनम्रता से कहना चाहूंगा आपकी पार्टी की स्थिति क्या है। 2005 से 20 साल तो हो गए हैं इस आस में कि अब जो भी हमने जुगत बनाया है, जोड़ तोड़ किया है, इससे कोई हमें कुछ मिल जाएगा, सत्ता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, हमारा गठबंधन 1995 से आज तक चला रहा है विद एन एबरेशन ऑफ 2 टाइम्स, जो 1-1 साल के रहे। तो हमारा जो सीटों का बंटवारा है वो लगभग हमारा स्थिर है, उसमें थोड़ी बहुत व्यवस्था होती है, वो सही बात है, सबका अपना अपना विचार होता है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो जाता है। परंतु आपके यहां तो बहुत साफ पता है ना, आप आरजेडी से हैं, पप्पू यादव को नहीं लड़ने दिया कांग्रेस से, कन्हैया कुमार को बाहर कर दिया, क्योंकि तब कांग्रेस की अटकी हुई थी, केंद्र का चुनाव था, केंद्र में कांग्रेस के स्टेक्स ज्यादा थे, तो आरजेडी ने बाह उमेठी। और इस बार सबने देखा राहुल गांधी जी की यात्रा में बेचारे तेजस्वी जी सहवाला बन के पीछे पीछे चलते रहे, राहुल पीएम बनेंगे। और जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल गांधी से कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, मैं दर्शकों से कहता हूं वो दृश्य याद करिए, टकटकी लगाए हुए आस भरी निगाहों से तेजस्वी जी देख रहे थे, और उसके बाद उनके नाकाम हसरतों का जो जनाजा निकला और उनका मुंह जो छुहारे जैसा हो गया, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि यह प्रकार की समस्या आपके यहां है। और जहां तक न्यायाधीशों की बात है, तो मुझे लगता है न्यायाधीशों के प्रति असम्मान इंडी गठबंधन के पूरे परंपरा में है। अगर सबसे ज्यादा न्यायालय की धज्जियां उड़ाई हैं तो इंडी गठबंधन ने उड़ाई हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक देश में जज थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, याद है, जस्टिस नीलकंठ गंजू, और हत्या करने, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, हत्या करने के बाद उनका शव पड़ा रहा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस लोया थे ना, और उसके बाद हत्या करने वालों का महिमा बंधन किया गया, उनसे बातचीत की गई। मैं जज की हत्या की बात कह रहा हूं, इसलिए मैं ये साफ बताना चाहता हूं। और जहां तक एससी और एसटी की बात है, तो अब बंगाल में हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स समुदाय से आने वाले सांसद खगेन मरगू के ऊपर कैसा खूनी हमला हुआ, और संदेश खाली में तो एससी और एसटी की महिलाएं थी, चूंकि शाहजहां शेख उनके साथ था, और बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं। उसमें आप वोट पे तौलते हैं, जब एससी के हित की बात आती है देखते हैं ये वाला वोट बैंक मजबूत है कि वो वाला वोट बैंक मजबूत है, वो वाला वोट बैंक जो अनवर पाशा साहब, एक और बात याद दिला दूं, आपने कहा सर्वधर्म समभाव, तो बिहार में सबने देखा है सर्वधर्म संभाव क्या है। इमारते शरिया का कार्यक्रम हुआ था पटना में, जिसमें तेजस्वी यादव जी गए थे, जिसमें ऐलानिया उस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक ने कहा हमारे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद। बिल्कुल, यानी बाबा साहब के संविधान को ताक पे रख दिया और शरिया के निशान को ऊपर रख दिया। यह है आपका सर्वधर्म संभाव, पटना की घटना है, तेजस्वी यादव जी जिस जलसे में गए उसकी घटना है। और बात संविधान की करते हैं, मैं यही कहना चाहती हूं, और तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो समझते हैं देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और डेड इकोनॉमी में आज देख लीजिए, आज टेक्नोलॉजी कांग्रेस हुई है, 9वां दौर सबसे बड़ा एशिया का पूरा यहां संगम हुआ है। कब 2G में जो हुआ था आपको याद होगा, अब 5G जो है वो पूरे देश में लग रहा है, और वो भी मेड इन इंडिया वाला। एयरपोर्ट बन रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, और जो सरकार जिसके लिए आधारशिला लगती है वही सरकार उद्घाटन भी इन प्रोजेक्ट्स का कर रही है। लेकिन ये तो डेड है। लेकिन वहां बिहार में क्या चल रहा है, अलायंस को डेड कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। क्यों भाई, 70 सीटें लड़े थे आप, 19 सीटें आई थी, आपका तो कोई स्कोप है नहीं, तो तेजस्वी जी को सपोर्ट करने में दिक्कत क्या है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा। सबसे पहली बात, पिछले 20 वर्षों में बिहार की कोई प्रगति विकास नहीं हुआ है। हर पैमाने पर नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिखाता है बिहार सबसे निचले स्थान पे। नीतीश कुमार जी सबसे बड़े फेलियर इस मुल्क के रहे बतौर मुख्यमंत्री, और उनका समर्थन लगातार भाजपा ने करते बीजेपी ने बिहार को लूटने का काम किया है, और लॉ एंड ऑर्डर में भी बिहार का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं, वो एनसीआरबी का डेटा बताती है। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर, आपके शो पे बता दो, इंडिया अलायंस मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा। हाँ, ये आपका प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
जो विधायक है वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का सिस्टम है। अब आरजेडी बिल्कुल तेजस्वी यादव जी को प्रोजेक्ट करे, इसमें कौन उनको रोक सकता है? हमारा सिस्टम है कि जो विधायक है वो तय करेंगे। कांग्रेस कभी भी अपना सीएम डिक्लेयर नहीं करती अनलेस सिटिंग कैंडिडेट होता। और ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछा जाता, जहां पे वो चुनाव लड़ती, जहां पे उनका सिटिंग सीएम नहीं होता? सिर्फ कांग्रेस को पूछते, ये तरह का परसेप्शन बनाना चाहते कि कांग्रेस आरजेडी को डीरेल करे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी मजबूती से एक साथ बीजेपी और बीजेपी की बी टीम वारिस पठान की टीम को हराकर जो पोलराइजेशन करते, ये चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है, उनको हराकर बिहार में एक नया इतिहास रचने वाली है। कमाल करते हैं तहसीन पूनावाला जी। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने पीछे रखा बिहार को 20 साल, मौका मिला था इतना सा लटक के चढ़ गए थे उनकी गाड़ी पर, बना ली थी सरकार, और आपने भी तो मना नहीं किया, वो आए थे, आपने मना तो नहीं किया था। तुषार गुप्ता, ये मॉरल हाई ग्राउंड किस बात का? नंबर 1। और नंबर दो ये दिक्कत क्या है? राहुल जी एक वो अधिकार रैली करके कोलंबिया निकल गए, आज सीईसी वर्चुअली की है उन्होंने। समय नहीं है आकर बिहार की सीटें तय करने का, बिहार का मुस्तकबिल तय करने का समय नहीं है उनके पास, लेकिन बात कर रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे कि अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये क्या दर्शाता है? अब इसका जवाब तो तेज प्रताप यादव ही दे चुके हैं। उन्होंने कुछ टिप्पणी करी है आज। अब लालू जी के बेटे हैं, बिहार के बेटे हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच के कह रहे होंगे। अब उनका कहना है राहुल गांधी जी अपने परिवार से मिलने कोलंबिया गए। अब कोलंबिया में उनका कौन सा परिवार है ये तो तेज प्रताप यादव ही समझा सकते हैं। बट तहसीन है इतनी ऊर्जा से बोल रहे हैं कि कमजोर अलायंस नहीं है, जोर से लड़ेंगे, जीत कर दिखाएंगे। अरे पहले भैया ये तो बताइए, कांग्रेस को 1/4 सीटें भी मिल रही हैं, 60 सीटों पर लड़ने का अवसर भी देगी कांग्रेस को आरजेडी। इस बात का तो पता नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने चलिए तो वही बात हो गई कि शादी का पता नहीं, दूल्हे का पता नहीं, दुल्हन का पता नहीं, कार्ड बट गए। ऐसी कहां शादी होती है, ऐसी कौन सी अलायंस होती है, मुझे नहीं पता। और यहाँ कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू की राजनीति नहीं करेंगे। अरे आपकी ही अलायंस के अखिलेश यादव आज ही आजम खान से मिलने चले जाते हैं। आप बताइए, उनका मन मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने का नहीं है? उनकी मानसिकता में MY फॉर्मूला नहीं है? जो MY फॉर्मूला बिहार में भी चलता है, और उसी MY फॉर्मूला के चलते आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, चाहे ओवैसी बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है, पर क्योंकि आपको अपना MY फॉर्मूला चलाना है तो यूपी में भी ओवैसी गलत, बिहार में भी ओवैसी गलत। बट हाँ, हैदराबाद में हम उनके खिलाफ कोई MP खड़ा नहीं करेंगे, इलेक्शन में उनके खिलाफ किसी को आगे नहीं करेंगे। तो तहसीन जी, अलायंस उतनी भी कमजोर है जितना लोग कह रहे हैं। आप ऐसे बातों में मत घुमाइए, बट बात वहीं आ जाती है घूम फिर के, इस अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल कोई भविष्य नहीं है। नाविक, आप इलेक्शन का छोड़िए, कांग्रेस को अगर 60 सीटें मिल जाए आरजेडी के बाद, वही बहुत बड़ी बात होगी। 60 सीटों में से कितने जीतेंगे इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वारिस भाई, दुखती रग पर हाथ रख दिया तुषार भाई ने, क्योंकि आजम खान मिल रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं चार्टर फ्लाइट लेके आजम खान को मिलने, उधर ओवैसी जी ने तेजस्वी को कह दिया नादानियां हो रही हैं यहां पर। मतलब क्या है? आपको कभी मैंने सुना नहीं इतना कि किसी गठबंधन में इतना एंट्री मारने का आपको शौक हो। अब इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं AIMIM वाले? क्यों जाना चाहते हैं महागठबंधन पे? और ये कौन सी नादानियां हैं जिस पर आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? देखिए नवरिका जी, जिस तरह आपने दूसरों को मौका दिया अनइंटरप्टेड बोलने का, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे भी मौका देंगी बोलने का। बात नंबर 1 तो ये कि अभी आपने देखा कि ओवैसी साहब और हम गए थे अभी सीमांचल बिहार, सीमांचल न्याय यात्रा कारवान इंसाफ हमने निकाला 24, 25, 26, 27, और यकीन मानिए ऐतिहासिक, आज तक इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, इतने लोग किसी यात्रा में शामिल नहीं हुए। हमने कहा कि इनकी तो सिर्फ यात्रा थी ओवैसी साहब, और हमने तो पूरी सुनामी लेके आ गए बिहार में, पूरा सुनामी था। हमारी जो नुक्कड़ सभाएं होती थी वो ऐसा लगता था ह्यूज पब्लिक मीटिंग हो गई, 40 के करीब हमने पब्लिक मीटिंग करी हो। और बिहार में तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, JDU और BJP हो, सबने देख लिया कि ओवैसी साहब की ताकत क्या है, पूरा इसका अंदाजा लोगों को लग गया। बात नंबर 2, आपने कहा तेजस्वी के साथ क्यों जाना चाहते हो? देखिए, हम दिल पे पत्थर रख के उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, जबकि हमारे 5 में से 4 MLAs को इन्होंने पैसे के बल पे खरीद लिया।
4 एमएलए के हमारे ईमान खरीद लिए, उन्होंने सौदा कर दिया। जिन लोगों ने उनको वोट से नवाजा था उनकी पीठ में उन्होंने खंजर भोंक दिया। उसका जवाब तो बिहार की जनता, सीमांचल की जनता उनको देगी, करारा जवाब मिलेगा। मगर यकीन मानिए हम इसलिए गए ताकि बीजेपी और एनडीए को हराया जाए। हमारा मंशा, उम्मीद, इंटेंशन एक ही है कि इनको किसी भी तरह हमको हराना है और उनको सत्ता में आने से रोकना है। और हमने ये कहा कि चलिए आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। इसलिए हमने तेजस्वी के घर गए, हमारे बिहार प्रेसिडेंट अख्तर इमाम, आदिल हुसैन, पूरी टीम, और उन्होंने कहा, ढोल बाजा लेके गए, कहा तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा MY समीकरण का पोल। अब आप गठबंधन में शामिल नहीं करोगे। हमने 6 सीट मांगा, 6, 5 तो हमारे एमएलए थे, 1। अब अगर आप नहीं लेंगे तो फिर बोलना नहीं, मम्मी मम्मी मेरे हाथ से दूध का गिलास छीन लिया, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मैं सीएम नहीं बन सका ओवैसी साहब की वजह से। ये रोना गाना बाद में नहीं गाना, इसलिए हम चेतावनी देने गए थे। हमारी हिम्मत को, हमारी बहादुरी को, हमारी कमजोरी नहीं समझना। और अब आओ या नहीं आओ साथ में, हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे नविका जी। और यकीन है 100 की तो तैयारी है, कितने पे भी लड़ सकते हैं। पूरे बिहार में हम गए, दरभंगा गए, मिथिला गए, कल गया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ भीड़, नींद हराम हो गई। तहसीन को पता नहीं है, नींद चैन तेजस्वी का हराम हो गया, इनकी नींद नहीं आ रही है लोगों को। ये क्या हो गया? ये तो क्या पूरा ओवैसी ने पूरा सैलाब लेके आ गया, सुनामी लेके आ गया, ये तो पूरा के पूरा सफड़ा साफ कर देंगे, करेंगे साहब। आपने 4 लेके गए थे, 4 का 24 लेके ये आपने कहा मम्मी मम्मी पापा पापा, ये ऐसा कौन रोता है? कौन रोता है ऐसा? किसके बारे में आप कह रहे हैं? इशारा किस तरफ? तेजस्वी। अरे इलेक्शन के बाद ये लोग रोएंगे नविका जी, इलेक्शन के बाद ये रोएंगे। अनवर पाशा जी, ये वारिस पठान तेजस्वी जी के बारे में कैसा कह रहे हैं? आप मुझे बताइए, ये ओवैसी जी से आपकी प्रॉब्लम क्या है? नाविका जी, ओवैसी जी की सियासत को आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। उनकी सियासत क्या है? वो बुनियादी तौर पर 80-20 की सियासत के शिकार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है 80-20 की सियासत, माइनॉरिटीज को अलग कर दो और 80 की सियासत करो, 80 का तुष्टीकरण करो। ये उसी सियासत को मजबूत करना चाहते हैं। और जाहिर है कि हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। हम इस तरह की सियासत का शिकार नहीं हो सकते। 80-20 हम जाहिर है कि उनसे दूरी रखना चाहते हैं। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरी समझ में नहीं आया। 80 की सियासत करते हैं ओवैसी जी या 20 की सियासत करते हैं? कॉमन कैसे है बीजेपी और ओवैसी जी का एजेंडा? आपको समझ आया हो तो समझा दे दर्शकों को, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं समझाता हूं ना आपको। जहां तक एजेंडा की बात है, बात तो मेरे पे आई है, तो ओवैसी और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एजेंडा हर मामले में समान है। ये सीए पे ये लोग एक साथ, एनआरसी पे साथ, राम मंदिर पे एक साथ, शरिया के मामले पे एक साथ, ट्रिपल तलाक पे एक साथ, महरम पे एक साथ, हलाला पे साथ, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें होती रहती। मगर मजे की बात है साहब, आप दोनों तो 80 चुटकी 90 ताल बजा के एक दूसरे से ताल मिलाते रहते हैं और आरोप इधर लगा रहे हैं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं नाविका जी, ये जो 80-20 की बात कह रहे हैं ना, ये लोग हल्के में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई कम समझदार पार्टी है। ओवैसी जी को क्यों घास नहीं डाल रही है? और जो कुछ हो रहा है देश नहीं, देश के बाहर समझिए, बिहार का चुनाव हो रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी कोलंबिया क्या गए, क्या करने गए? इससे पहले मलेशिया क्यों गए थे? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसलिए मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, एक थॉट दे रहा हूं, एक फैक्ट रख रहा हूं। अब दर्शक तय करें कि यह संयोग है या प्रयोग है। अच्छा, मलेशिया में भी वो कहां गए थे? लंकावी। ऐसा क्या है वहां पर लंकावी में? एक खूबसूरत जगह है घूमने वाली, मगर आज की डेट में लंकावी में एक आदमी रहता है जो भारत का है। वो कौन है? जाकिर नायक। अब यह महज संयोग है कि मलेशिया में जिस जगह पे जाकिर नायक रह रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी छुट्टी बनाने चले गए। भाई साहब, अगर ये हो रहा है ना, तो उनको ओवैसी की कोई जरूरत नहीं। और मैं कहना चाहता हूं, सपा और राजद दोनों समझ लें, वो कहीं और से तार यूज किया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं ना पाशा साहब, वो सर्वधर्म संभाव नहीं, वो एक ही जो ग्लूइंग फैक्टर है ना इंडी गठबंधन में। अन्यथा आप खुद समझ लीजिए
कि डीएमके के नेता को काहे बुलाया था दिल्ली बिहार में? आपको लगता है स्टालिन से कोई एक वोट मिलने वाला है बिहार में? नहीं, स्टालिन से एक वोट बैंक है जो जुड़ने वाला है, मगर उसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं और वो तार कहां कहां काटे जा रहे हैं अभी आपको आइडिया नहीं है। मैं कोट करना चाहता हूं जो अखिलेश यादव जी ने मात्र 2 साल पहले मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बारे में इंडी गठबंधन में रहते हुए बोला था कांग्रेस के लिए कि बहुत चालू पार्टी है। कौन किसको टोपी पहना रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी, लंकावी की कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन वारिस भाई हाथ उठा रहे हैं, तहसीन पूनावाला हाथ उठा रहे हैं, आ रही हूं, और फराज किदवाई मेरे साथ बैठे हैं। पहले वारिस पठान साहब जी। राधिका जी, थोड़ा मुझे राहुल गांधी पे अटैक हो रहा है बार बार। देखिए नविका जी, अभी राजद के प्रवक्ता ने कहा कि यह 80-15 की लड़ाई है। अरे वो तो आपने कहा ना, आप लोग का क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार के अंदर तो 19% मुसलमान है, 14% यादव है। यादव का मुख्यमंत्री बन सकता है। 14% 19% लोगों को कितनी जगह आपने टिकट दे दिया? 38 जिले, चलो डिवाइड करके बताओ तो मेरे को देंगे। 10% को भी आप नहीं देंगे। आप चाहते नहीं हो कि हिस्सेदारी मिले वहां के मुसलमानों को, आप चाहते नहीं हो कि वहां का विकास हो, आप चाहते नहीं हो डेवलपमेंट हो। आपको डर लगता है कि ओवैसी जी आ जाएंगे, मजलिस आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, टाई टाई फिश। ये लोग तो विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सब करेंगे। आपने देखा नविका जी की जब यात्रा निकली, ये बात करते रहे हिस्सेदारी की, यात्रा में सैनी 2% वाला मौजूद है, 19% वाला मुसलमान का आता पता ठिकाना नहीं था पूरी यात्रा में। और हमारे इसमें तो सब थे, हमारे इसमें हमारा दलित भाई था, पिछड़ा वर्ग था, शेड्यूल कास्ट का भाई था, सब थे हमारे पास। कौन था तुम्हारे इसमें बताओ, चलो मेरे को। हमारी पार्टी नहीं हो सकता है। वारिस भाई बिल्कुल नाराज मत होइए, बिल्कुल मायूस मत होइए। तहसीन पूनावाला, हो सकता है कांग्रेस पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री देना चाहती है, शायद इसीलिए तेजस्वी यादव का नाम चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है ना, एक मुसलमान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट हो सकता है ना तहसीन भाई। नाविका जी, मैं अपनी बात करता हूँ। पहले तो मेरे भाई तुषार ने कहा कि कांग्रेस ने ओवैसी जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, मोहम्मद समीर नाम के कैंडिडेट को हैदराबाद में खड़ा किया था। दूसरी बात, आदरणीय सुधांशु जी और वारिस भाई की बात से एक चीज मुझे समझ में आ गया, थोड़ा सा इस बात पे आप गौर फरमाइए। आदरणीय सुधांशु जी कहते हैं कि देखिए एक ही वोट बैंक यानी मुसलमान, मैं साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुसलमान के पीछे सारी पार्टी है। और वहां बैठे मेरे भाई वारिस भाई बोलते हैं कि अगर आपने नहीं लिया तो हम मुसलमान को भड़काएंगे। हाँ वारिस भाई, बहुत डरते हैं आपसे, डरते। आप तो 15 मिनट कहते हैं ना पुलिस को हटा दो, आप तो देवी देवताओं को अपमानित करने वाले हैं। आप तो कहते 15 वर्सेस 100। हम आपसे डरते, हम जानते हैं आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत है सिर्फ दंगे कराना, आपकी ताकत है मुसलमान भाइयों को डराना, आपकी ताकत है बस यही। हम चाहते हैं बिहार का विकास हो, आप चाहते हो हिंदू मुसलमान हो मेरे भाई, हम चाहते, ये डर है, ये डर है। लेकिन इस बार ना हिंदू ना मुसलमान, ना आदमी ना औरत, न पिछड़ा ना अगला, कोई भी, न बीजेपी न वारिस पठान के कोई जात से जाने वाला है। बिहार की प्रगति के लिए कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को लाने वाली हार्टलैंड को पकड़ते एक अच्छा मुख्यमंत्री देगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि तेजस्वी यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसीलिए कांग्रेस उनके नाम पर मोहर नहीं लगा रही। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? क्यों नहीं लगा रहे फिर? अच्छा मुख्यमंत्री कौन सा सरप्राइज कैंडिडेट है? तय करे, आरजेडी के विधायक तेजस्वी जी को तय करेंगे, कांग्रेस के विधायक उनका वोट देंगे। इसमें आपको दिक्कत क्या लग रही है? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी गेम पूरी समझ में आ रही है। और कुछ तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, कुछ सुधांशु जी ने लंकावी की कहानी सुनाई। लेकिन फराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये, मुझे तो लगता था कि अखिलेश जी को आजम खान की टाइप की पॉलिटिक्स से परहेज था, ऐसा कुछ उन्होंने शुरू के दिनों में कहा था। आज तो चार्टर फ्लाइट निकल गई, चार्टर फ्लाइट पहुंच गई। मायने के सही कह रहे हैं, ये जो MY फॉर्मूला है, इसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, कौन से पापड़ नहीं बेलने पड़ते, ये पापड़ बेले जा रहे हैं। पता नविका जी, मुझे हंसी आ गई, आई एम सॉरी। मतलब ये हंसिए, हंसना अच्छा होता है सेहत के लिए। मतलब अगर आज इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले शख्स से मिलने जाता है तो उस पर सवाल उठा रहे। इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक? सर्टेनली नॉट. It is neither unconstitutional nor undemocratic, but it is hypocritical. Why?
Why it is बिकॉज hypocritical? पहले उनका कुछ और विचार होता था, अब कुछ और है। आजम खान साहब was the founding member of Samajwadi Party and he has always been instrumental in shaping Samajwadi Party. It is an open secret. अब हम आ जाते हैं 2-3 बातों पर जो यहां पर अभी डिस्कशन हुए। नविका जी, अभी आपने शुरुआत में बोला कि मोदी जी 2025 की इंडियन मोबाइल कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो एकदम से मुझे याद आ गया, मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला, इत्तेफाक से मेरे पास था कि 2023 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी, इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई थी, उसमें मोदी जी ने क्या कहा था? उसमें मोदी जी ने एक टारगेट लिया था कि भारत जो है वो 600 मिलियन मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, वर्थ $110 बिलियन। तो मोदी जी ठहरे तो मोदी जी, जुमले तो होने ही थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये आप बताएंगे कि मैं बताऊं कि $110 बिलियन का जो टारगेट लिया था एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, वो 2024 में कितना था? $25 बिलियन भी नहीं पहुंचा। और फिर 2025 की इंडियन मोबाइल कांग्रेस में खड़े होकर के मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो ये जो मोदी जी के जुमले हैं, उसको अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हम लोग टॉपिक से अलग हो जाएंगे। खैर, सुधांशु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही नविका जी। सुधांशु जी ने कहा कि सपा और राजद दोनों को यह समझ लेना चाहिए। सुधांशु जी, चिराग पासवान जी बहुत पहले ही समझ चुके हैं, लगभग 1.5 महीना पहले वो बोलते हैं आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। ये चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट है 27 जुलाई 2025 का। मतलब आपका केंद्रीय मंत्री बोल रहा है कि मैं सॉरी फील करता हूं कि मैं बिहार की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। यह एनडीए का हाल है आज की तारीख में बिहार में। दूसरी बात, अभी बात हुई सुबह, बड़ी चिंता है बिहार की। क्यों नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पहले उस पर कुछ बात हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, वी आर द थर्ड मोबाइल कांग्रेस, एक्सपोर्ट टारगेट, शायद आपने आज की अखबारें नहीं पढ़ी। एप्पल आईफोन्स अब इंडिया में बन रहे हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है, असेंबल हो रहे हैं आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। तो अभी आप क्या कह रहे हैं? पहले दिन से सेमीकंडक्टर ऊपर से बरसेंगे? पहले दिन में मैं ये कह रहा हूं, अरे आप इतना नाराज क्यों हो रही है? मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने $110 बिलियन का जो टारगेट लिया था, उसका 25% भी तो नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दें। हाँ, जो कहा है फराज किदवई साहब ने, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। आज स्थिति है कि एप्पल का जो एक्सपोर्ट है भारत के अंदर बने हुए $1.5 बिलियन। फराज किदवई साहब, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल हैंडसेट बनाने की है सैमसंग, और सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में बनी हुई है। अब आइए साहब, सबसे हाईटेक मोबाइल माना जाता है आईफोन। आईफोन की जो फैक्ट्री है वो चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री, बल्कि जो एक रिसेंट बना है वो 300 एकड़ का बना हुआ है प्लांट, वो भारत में है। और सुनिए आगे की मजेदार बात, आप सुनिए, अमेरिका में जो आईफोन बिकते हैं वो सिर्फ भारत में बने हुए बिकते हैं, चाइना वाले नहीं, क्योंकि उनको चाइना को लेकर मन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि उसमें कुछ कर तो नहीं देता है। अब रही बात इसकी, जो आप कह रहे हैं असेंबल होते हैं, बिल्कुल बताता हूं। मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि 2014 से पहले भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियां कितनी थी? 2 फैक्ट्रियां, दो फैक्ट्री, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। आज कितनी है? 250। आज हम मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर में वर्ल्ड के 2nd नंबर पे हैं। 2014 से पहले हम 2nd बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारी आबादी दूसरे नंबर पे थी, मगर हम मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं थे। आज हम 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इसलिए हमें उस हकीकत को समझना चाहिए जो आप बात करें। प्रधानमंत्री जी के विजन को समझने के लिए पूर्वाग्रहग्रस्त होकर नहीं, यथार्थपरक होकर समझना चाहिए। और जिस ढंग से भारत आगे बढ़ा है, और मैं भी बात कर रहा, अगर बीच में कोविड वाला 1.5-2 साल नहीं आया होता तो अब तक भारत बहुत आगे चला गया होता। हाँ, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे सपा के और राजद के लोग हैं, भाई साहब, मैंने आपसे ऐसे नहीं कहा कि सावधान रहना है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, जी, मैं आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी बोल चुका हूं, ये वोट बैंक वही है जो आपने कांग्रेस से छीना था। तो कांग्रेस के दिल में कसमसाहट है कि हमारा वाला तो लेके ये चले गए थे, तो वो दोबारा उन्हें वापस पाना है। भाई, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है वो बड़ी संवेदनशील है। एक दूसरे पे शक भी है और एक दूसरे के साथ भी हैं कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिले तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। और ये होता है एक ही वोट बैंक के चक्कर में, जो पहले कांग्रेस का था अब राजद और सपा का है, और उसी पे
देखिए, इन्होंने 4 मुसलमान विधायक तोड़ के मजलिस लूट ली थी, मगर ये अपने साथियों के साथ क्या करते हैं, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने 7 विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था, ये आधा दर्जन हाथी निकल गए, उनके भी 7 विधायक तोड़ दिए थे। तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति अलायंस में सस्पिशन और ये जो गाना है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, ये फिल्मी गानों में बड़ी एक करामात होती है कि बस 2 लाइन में पूरा हाले दिल सुना दिया करती हैं, और सुधांशु जी ने आज यही किया। शैलेश कुमार का पटना बिहार से सवाल है, तेजस्वी यादव को राहुल गांधी सीएम फेस मानने को तैयार नहीं तो क्या महागठबंधन सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए बना है? राजेश सिंगल नासिक से पूछ रहे हैं, मोदी जी को विकास पर भरोसा, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक दूसरे पर तनिक सा भी भरोसा नहीं है? ये सवाल पब्लिक सब समझ रही है। संजय मिश्रा यूपी से पूछ रहे हैं, स्वार्थ का बंधन है, सीट के लिए गठबंधन है, क्या ऐसे में विचारधारा को कहीं स्थान मिलता दिख रहा है? कहां भैया, विचारधारा की लड़ाई तो कब की खत्म हो गई। शिवराम वैद्य पुणे से पूछ रहे हैं सवाल, बिहार में सीट बंटवारे पर सारी पार्टियों में घमासान चल रहा है, एनडीए इस पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, विकास का दूसरा नाम है मोदी, वहीं कुर्सी कुर्सी खेल रहे मोदी विरोधी बिना त्याग के आप कैसे बनेंगे सीएम? ये पब्लिक कैसे सब कुछ समझ जाती है? तहसीन पूनावाला जी, इसके बारे में सोचना चाहिए। पब्लिक समझ रही है आपकी फितरत, आपकी नीयत। अब सिर्फ आपके फ्रेंड्स, अलायंस पार्टनर नहीं, पब्लिक समझ गई है। त्याग किया हुआ है सम्राट चौधरी ने, तो इतना त्याग किया हुआ है, इतना त्याग हुआ है कि आपको मेरिट का किस साल में 10th पास किया वो नहीं बोल सकता। ये तो त्याग की मूर्ति है सम्राट चौधरी। इससे ज्यादा त्याग तो शायद आपको सम्राट चौधरी के बारे में इतनी चिंता क्यों है? आप तेजस्वी जी के बारे में बोल दीजिए। सुधांशु जी, नाविका जी, युवा नेता नाविका जी नहीं देखा है जी। सुधांशु जी, देखिए, त्याग का जो मामला है उसमें कांग्रेस बेमिसाल है। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था, मगर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनके कैबिनेट मंत्री का रैंक ले लिया था। सुनिए, पीएम का पद छोड़ा और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक लिया, और फिर जया भादुड़ी जी की सदस्यता जिस समय गई समाजवादी पार्टी से लड़ाई में, फिर लाभ के पद के चक्कर में वो भी छोड़ना पड़ा। अब सुनिए, फिर पद से क्या मोह था कि फिर कांग्रेस ने संसद में कानून बदला और दोबारा जब चुन के आई तो फिर वही पद लिया। अरे गजब त्याग है साहब, आपका त्याग। और सुधांशु जी, याद कराना चाहूंगी आपको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पहली स्टोरी टीवी ज्वाइन करने के बाद मैंने ही की थी टाइम्स नाउ पर। ये टाइम्स नाउ की ब्रेकिंग स्टोरी थी 2006, और मुझे तारीख भी याद है, 31 जनवरी को जया बच्चन जी का केस और मार्च 8 को सोनिया गांधी का केस, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो फिर ये कहानी बहुत वो कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और हमने एक सर्वे किया और पूछा कि महागठबंधन में अगर सीएम फेस पर सहमति नहीं तो क्या यह महागठबंधन सिर्फ कुर्सी के लिए है? 20,000 लोगों ने सर्वे में भाग लिया। लगभग 90% लोग कह रहे हैं बस कुर्सी का खेल है। नहीं कहने वाले 9%, कह नहीं सकते 2%। 90% लोग मानते हैं कि भाई कुर्सी का खेल है, इसमें करे क्या, जाए कहां, रहना है इकट्ठे क्योंकि कुर्सी पर है नजर। लेकिन कुर्सी किसे मिलेगी, एक दूसरे का नाम कौन आगे करेगा, इस पर तकरार जारी है। किस्सा कुर्सी का है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, यूके यानी ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन यहां भारत में है। पहली बार पिछले 78 सालों में इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन। लेकिन नजर विकास पर। ये विरोध नहीं तो और क्या है कि जब राहुल गांधी इसे डेड इकोनॉमी कहते हैं। ये सवाल आज पब्लिक के लिए छोड़े जा रहे हैं। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। नमस्कार।